नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम जिसका शीर्षक तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है, इस पाठ्यक्रम के द्वितीय सप्ताह के पंचम दिन अर्थात 5वें दिन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि आज के दिन हम कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे जिनका ज्ञान हमें दर्शन की भाषा को समझने के लिए अत्यंत अनिवार्य है। इनको हम टेक्निकल टर्म्स या पारिभाषिक शब्दावलियाँ कहते हैं। न्याय की भाषा की यह शब्दावलियाँ हैं। इन शब्दावलियों के ज्ञान से हम दर्शन के विषयों के सूक्ष्म निरूपण को हम समझ सकते हैं। दर्शन में जिस प्रकार से सूक्ष्म रूप से विषयों का निरूपण किया जाता है भारतीय दर्शन में, उनको हम समझ सकते हैं। उनमें इन्हीं भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, इन्हीं शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। हम धीरे धीरे इन शब्दावलियों को सीखने का और अभ्यास करने का प्रयास करेंगे तो इसमें हमें अच्छी समझ उपलब्ध हो पाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, विषय है, वह है प्रतियोगिता एवं अनियोगिता, विषयता, विषयिता, प्रकार, विशेष्य, संसर्ग, प्रकारता, विशेष्यता, संसर्गता। तो इन पारिभाषिक पदार्थों के विषय में आइए हम आज की चर्चा का आरंभ करते हैं। प्रतियोगी एवं अनियोगी, सबसे पहले हमें यह समझना है। प्रतियोगिता और अनियोगिता हम आगे समझेंगे कि किसे कहते हैं, लेकिन उसको समझने के पहले प्रतियोगी कौन है और अनियोगी कौन है, इसको समझना अनिवार्य है। तो अभाव, संसर्ग एवं सादृश्य, ये ऐसे तीन जो पदार्थ हैं। अभाव किसी भी पदार्थ का जो एब्सेंस होता है, अभाव उसे कहते हैं। संसर्ग का मतलब है रिलेशन और सादृश्य का मतलब है सिमिलैरिटी। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, अभाव, संसर्ग और सादृश्य, संसर्ग का को हम संबंध भी कह सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों का निरूपण करने के लिए प्रतियोगी एवं अनियोगी दो पारिभाषिक पदार्थों को हम स्वीकार करते हैं। सीधा सा सरल सा डेफिनेशन है प्रतियोगी किसे कहते हैं। यदि यह पूछा जाए तो हमें यही कहना है, जिसका अभाव होता है वह अभाव का प्रतियोगी कहलाता है। यस्य अभावः सह प्रतियोगी। और अनियोगी किसे कहते हैं, तो जहाँ पर अभाव होता है वह अनियोगी होता है, अभाव का अनियोगी। यत्र अभावः सह अनियोगी। तो प्रतियोगी को और अनियोगी को डिफाइन करने का सरल तरीका है कि जिसका अभाव होता है वह अभाव का प्रतियोगी होता है, जिसका संबंध होता है वह संबंध का प्रतियोगी होता है, जिसका सादृश्य होता है वह सादृश्य का प्रतियोगी होता है, जिसमें अभाव रहता है वह अभाव का अनियोगी होता है, जिसमें संसर्ग रहता है वह संसर्ग का अनियोगी होता है, एवं जिसमें सादृश्य होता है वह सादृश्य का अनियोगी होता है। तो जिसका और जिसमें, इन दोनों के द्वारा हम प्रतियोगी और अनियोगी को अच्छी तरह से हर जगह समझ सकते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए आप देखिए, यहाँ पर एक कक्षा है, एक क्लासरूम है। उस क्लासरूम में दो टेबल चेयर है। यहाँ पर एक चेयर में एक बालिका बैठी है और यहाँ पर पुस्तक उसके चेयर में यहाँ पर रखा हुआ है, और इस चेयर में कोई नहीं है और न तो यहाँ कोई पुस्तक है। तो आपको यहाँ पर इस चेयर में बालिका या किसी भी छात्र का अभाव है। यहाँ पर छात्र की उपस्थिति है और यहाँ पर छात्र का अभाव है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ जिसका अभाव है, तो यदि छात्र का अभाव है तो छात्र हुआ प्रतियोगी।
अभाव का प्रतियोगी हुआ छात्र, क्योंकि छात्र का अभाव है। और कहाँ पर अभाव है? तो यहाँ पर इस चेयर में अभाव है, इसलिए ये चेयर जो होगा वो होगा अभाव का अनियोगी। तो अब यहां पर आप फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि अभाव है, किसका अभाव है? छात्र का अभाव है। तो इस अभाव का प्रतियोगी कौन हुआ? छात्र, क्योंकि जिसका अभाव होता है वह अभाव का प्रतियोगी होता है, और जिसमें अभाव होता है वह अभाव का अनियोगी होता है। अभाव को समझने के लिए, अभाव का निरूपण करने के लिए ये प्रतियोगी और अनियोगी को समझना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि अभाव बिना प्रतियोगी के और बिना अनियोगी के अभाव का हम निरूपण नहीं कर सकते, एब्सेंस का निरूपण नहीं कर सकते। कोई एक काउंटर रिलेटिव एब्सेंस का होना चाहिए और कोई एक सबस्ट्रैटम एब्सेंस का होना चाहिए, तभी हम अभाव को अच्छी प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। अन्यथा अभाव का कोई अपना स्वरूप होता नहीं है, अभाव तो सब एक जैसे ही हैं। तो फिर हम कैसे जानेंगे कि कहाँ पर किस चीज़ का एब्सेंस है, कहाँ पर किस चीज़ का प्रेजेंस है? एब्सेंस में हम अंतर नहीं कर सकते हैं। तो एब्सेंस को अलग अलग करना है तो प्रतियोगी और अनियोगी के माध्यम से ही हम एब्सेंस को, अभावों को अलग अलग कर सकते हैं। इसीलिए प्रतियोगी और अनियोगी जैसे पारिभाषिक पदार्थों को यहाँ पर स्वीकार किया गया है। तो जिसका अभाव होता है वह अभाव का प्रतियोगी होता है, और जिसमें अभाव होता है वह अभाव का अनियोगी। एक सामान्य डेफिनेशन है, अभी प्रारंभिक स्तर में इसी प्रकार से हमें समझना होगा। तो इस चेयर में छात्र का अभाव है, इसलिए छात्र अभाव का प्रतियोगी है, और चेयर में अभाव है इसलिए चेयर जो कुर्सी है, आसन है, वो अभाव का अनियोगी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बालिका बैठी है, इसका, ये बालिका का संबंध, इस छात्रा का संबंध इस चेयर में है। तो चेयर के साथ संबंध है, तो किसका संबंध है? बालिका का संबंध है, इस छात्रा का संबंध है, इसलिए संबंध की प्रतियोगी, संबंध की प्रतियोगिनी ये बालिका हुई, प्रतियोगी बालिका हुई। और किस में संबंध है? तो कुर्सी में संबंध है, आसन में संबंध है, इसलिए संबंध का अनियोगी आसन हो गया। तो इस प्रकार से जिसका संबंध होता है वह संबंध का प्रतियोगी, और जिसमें संबंध होता है वह संबंध का अनियोगी कहते हैं। अब हमने ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को यहाँ पर जो है प्रतियोगी को बताने के लिए इसका प्रयोग किया है, और इस चिन्ह का जो है प्रयोग अनियोगी को बताने के लिए किया गया है। यहाँ पर जो है अभी आगे के स्लाइड्स में हम इसका देखेंगे विशेष निरूपण। तो इस प्रकार से प्रतियोगी और अनियोगी को हम समझ सकते हैं। अब जो प्रतियोगी है उसमें प्रतियोगिता रहती है, और जो अनियोगी है उसमें अनियोगिता रहती है। जैसे यहाँ इस चित्र में ही ये प्रतियोगी यहाँ पर छात्र है, क्योंकि छात्र का अभाव है इसलिए छात्र है प्रतियोगी, तो छात्र में प्रतियोगिता है। तो हम इसको इस प्रकार कहेंगे छात्रनिष्ठ प्रतियोगिता। और जिसमें अभाव है वह है आसन, तो आसन अनियोगी है, तो अनियोगी में रहने वाला धर्म है अनियोगिता। तो अनियोगी निष्ठ अनियोगिता, आसन निष्ठ अनियोगिता। तो छात्र निष्ठ प्रतियोगिता है और आसन में अनियोगिता है, आसन निष्ठ अनियोगिता है। तो ये जो अभाव है यहाँ पर, ये जो एब्सेंस है, इस एब्सेंस का निरूपण हम कैसे करेंगे? तो ये एब्सेंस कैसा है? तो इस एब्सेंस की प्रतियोगिता छात्र में है, इस अभाव की प्रतियोगिता छात्र में है, और इस अभाव की अनियोगिता आसन में है। और यहाँ इसी तरह ये जो संबंध है, इस संबंध को कहना हो तो संबंध की प्रतियोगिता छात्रा में है और संबंध की अनियोगिता आसन में है। इस प्रकार से हम कहते हैं, और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं, प्रतियोगी में रहने वाले धर्म को प्रतियोगिता एवं अनियोगी में रहने वाले धर्म को अनियोगिता कहते हैं। तो अभाव प्रतियोगिता एवं अनियोगिता का निरूपक होता है। यहाँ जैसे ये जो अभाव है जो यहाँ पर विद्यमान है इस चेयर में, ये अभाव की प्रतियोगिता, ये मान लीजिए एक्स कोई छात्र है जो कि यहाँ पर नहीं है। इस अभाव की प्रतियोगिता जो है इस छात्र में प्रतियोगिता है, और आसन जो है, ये आसन यहाँ पर जो कुर्सी रखी हुई है इस कुर्सी में अनियोगिता है, क्योंकि ये अनियोगी है। तो
छात्रनिष्ठ प्रतियोगिता का और आसननिष्ठ अनियोगिता, इन दोनों का निरूपक है यह अभाव। तो इस अभाव का हम जब निरूपण करते हैं तो इस प्रकार से निरूपण करते हैं कि छात्रनिष्ठ प्रतियोगिता का निरूपक और आसननिष्ठ अनियोगिता का निरूपक यह अभाव है, ये छात्र का अभाव। जैसे हमको कहना हो कि यहाँ इस हाथ में घट का अभाव है या इस हाथ में एक पेन का अभाव है, तो हम कहेंगे ये जो अभाव है वो कैसा है, पेन निष्ठ, पेन अथवा कलम कहिए, कलम निष्ठ प्रतियोगिता का निरूपक है और हस्त हाथ निष्ठ अनियोगिता का निरूपक है ये अभाव। इस अभाव का निरूपण मैं कर रहा हूं, हाथ में पेन के अभाव का निरूपण इस प्रकार करेंगे। इसी प्रकार भूतल में घट का अभाव है, यदि हम यह कहते हैं तो उस अभाव को किस प्रकार कहेंगे, घटनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक भूतल निष्ठ अनियोगिता का निरूपक अभाव, घटाभाव, भूतल में घटाभाव। तो इस प्रकार से हम उन अभावों का निरूपण करते हैं। अब आगे पीछे के हम लोग पृथ्वी का लक्षण पढ़ते समय आधाराधेय भाव पर हम लोगों ने संक्षेप में चर्चा की थी। आज आधेयता, अधिकरणता एवं प्रतियोगिता, अनियोगिता सबका उदाहरण हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं, इसमें एक चित्र में भूतल, ये भूतल है, इस भूतल पर घट विद्यमान है और दूसरे चित्र में भूतल में घट का अभाव है। अब हमको दोनों का निरूपण करना है, कैसे करेंगे, तो चित्र संख्या 1 में जिस भूतल में घट है वहाँ घट निष्ठ संयोग संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपिता अधिकरणता उस भूतल में है। देखिए घट, ये जो घट है ये इस भूतल में संयोग संबंध से है, ये दोनों के साथ संयोग है, तो ये घट आधेय है, चूंकि इस भूतल में विद्यमान है इसलिए आधेय है, तो आधेय में आधेयता रहेगी, आधेयता से निरूपित अधिकरणता जो है इस भूतल में विद्यमान है। तो घट में भूतल है या भूतल में घट है, इसको किस प्रकार कहेंगे हम, घटम भूतलम घटवत, भूतल घट वाला है, घट भूतल में है, इसको कैसे कहेंगे। न्याय की भाषा में इसको कहने का तरीका यह है कि घट निष्ठ संयोग संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रय भूतलम। तो इस विषय पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि गंधनिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रया पृथ्वी, ये सब लक्षणों में हमने चर्चा की है, तो इसका अच्छे से अभ्यास आप लोग और कर लीजिए। चित्र संख्या जो 2 है उसमें हमने अभाव की विषय में जो है इसी प्रकार अभाव का भी हम निरूपण कर सकते हैं। जैसे यहाँ भूतल में घट का अभाव है तो अभाव का प्रतियोगी हुआ घट, प्रतियोगी में प्रतियोगिता रहेगी। अब वो अभाव यदि वहाँ घट होता तो संयोग संबंध से होता, तो संयोग संबंध से भूतल में घट नहीं है। भूतल में यदि घट होता तो किस संबंध से होता, संयोग संबंध से ही होता, जैसा कि यहाँ पर देखा गया आधाराधेय भाव में भूतल में घट है तो संयोग संबंध से घट विद्यमान है। तो संयोग संबंध से घट का अभाव भूतल में यहाँ पर विद्यमान है। तो जिस संबंध से अभाव घट का है वह संबंध प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध कहलाता है। जैसे जिस संबंध से कोई आधेय जहां पर रहता है उसको हम आधेयता का अवच्छेदक संबंध कहते हैं, उसी प्रकार जिस संबंध से प्रतियोगी का अभाव है वह संबंध प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध है। तो केवल शब्द बदल जाएंगे, आधेयता और आधारता या अधिकरणता के स्थान पर हम प्रतियोगिता और अनियोगिता को लाएंगे। बाकी जो तरीका है, इस भाषा की जो शैली है वो एक तरह की ही है शैली, इसलिए बहुत डिफिकल्टीज नहीं है इसमें। तो हम इसको कैसे कहेंगे, घटनिष्ठ संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपक अभाव ये हुआ, और भूतलनिष्ठ अनियोगिता निरूपक अभाव, इसको इस प्रकार कहेंगे। ये जो अभाव है भूतल में घट का अभाव वो कैसा है, तो घटनिष्ठ संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपक है और भूतलनिष्ठ अनियोगिता
निरूपक है यह भाव। तो इस प्रकार से जो है हम इस शैली में न्याय की भाषा को का अभ्यास हमें करना चाहिए। आगे के विषयों के सूक्ष्म विषयों को समझने के लिए इस भाषा का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। तो अब प्रतियोगिता और अनियोगिता के निरूपण के संक्षेप में निरूपण के बाद अब हम दूसरा जो पारिभाषिक जो अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ है वो है विषयता और विषयिता। इनको हम साधारण ढंग से आज समझने का प्रयास करेंगे। ये जो विषयता और विषयिता है वो ज्ञान, इच्छा, कृति ऐसे पदार्थों के निरूपण के लिए विषयता, विषयिता इन सब पारिभाषिक पदार्थों को स्वीकार किया जाता है। जैसे प्रतियोगिता और अनियोगिता, अभाव, संबंध और सादृश्य जैसे पदार्थों के निरूपण के लिए प्रतियोगिता, अनियोगिता आदि को स्वीकार किया जाता है, वैसे ही ज्ञान, इच्छा, कृति इत्यादि जो सविषयक पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थों के निरूपण के लिए विषयता, विषयिता इन सब पारिभाषिक पदार्थों को स्वीकार किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में एक बालक है जो कि घट को देख रहा है। जब वो घट को देख रहा है तो उसको एक ज्ञान हो रहा है कि यह घट है, अयम घटः, यह जो भी पदार्थ है यह घट है, ऐसा उसको ज्ञान हो रहा है। यह घट है, अयम घटः, ये उसको ज्ञान हुआ। अब इस ज्ञान का निरूपण हम कैसे करते हैं? तो ज्ञान में जो घट है वो विषय है। ये जो भी अयम, यह, घट है, ये सब जो है ज्ञान के विषय होते हैं। यह घट है, ये जो ज्ञान हो रहा है, ये जितने भी पदार्थ भासमान हो रहे हैं, जितने भी पदार्थ की प्रतीति हो रही है, ये सब ज्ञान के विषय होते हैं। और ज्ञान को हम विषयी कहते हैं। ज्ञान को विषयी कहते हैं और ज्ञान में जो भाषित होता है उसे विषय कहते हैं। विषयी में विषयिता रहती है, विषय में विषयता रहती है। अब ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण में आप देखिए कि घट जो है विषय है, घट विषय है तो घट विषय है तो घट में विषयता रहेगी। और ज्ञान जो ये ज्ञान है, इसको जो ज्ञान हो रहा है ये विषयी है, इसलिए उसमें विषयिता है। तो घट विषय है, ज्ञान विषयी है, विषयी में विषयिता और विषय में विषयता, ये दो धर्म रहते हैं। उसी प्रकार ज्ञान के समान इच्छा और कृति में भी परस्पर विषय, विषयिता और विषयता, इच्छा में विषयिता, कृति में विषयिता और उनके विषयों में विषयता रहते हैं। अब अयंघटा इस ज्ञान का निरूपण किस प्रकार करेंगे? तो सामान्यतः घट निष्ठ विषयता निरूपित विषयिताश्रयः, ये जो है अयंघटा इस ज्ञान का निरूपण हुआ। घट में रहने वाली विषयिता से निरूपित विषयिता का, घट में रहने वाली विषयता से निरूपित विषयिता का आश्रय हुआ अयम घटा ये ज्ञान। ये जो विषयता है, विषयिता है, इन दोनों में निरूप्य निरूपक भाव होता है। जैसे आधेयता और अधिकरणता में निरूप्य निरूपक भाव होता है, उसी तरह विषयिता और विषयता इन दोनों में भी निरूप्य निरूपक भाव संबंध होता है। तो घटनिष्ठ विषयता निरूपित विषयिताश्रयः अयम घटः इति ज्ञानम, यह घट है, इस प्रकार का जो ज्ञान है, इसका निरूपण न्याय की भाषा में किस प्रकार करते हैं? तो घटनिष्ठ विषयता निरूपित विषयिताश्रयः या विषयिता निरूपकः विषयिताश्रयः अयं घटः इति ज्ञानम, इस प्रकार से हम करते हैं। अब हम कुछ और सूक्ष्म ज्ञान के निरूपण के प्रकार को समझेंगे, जिसमें हमको तीन चीजों का यहाँ पर विशेष यहाँ पर चर्चा होगी: प्रकार, विशेष एवं संसर्ग। अब ज्ञान में जो विषय, जिन विषयों का हमको भान होता है, वो विषय तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रकार, एक होता है विशेष और एक होता है संसर्ग। ये क्रमशः प्रकार, विशेष एवं संसर्ग तीन होते हैं। अब प्रकार किसे कहते हैं? प्रकार शब्द से किसी धर्म को कहा जाता है जो कि धर्मी में भाषित होता है, अर्थात किसी न किसी आश्रय में भाषित होता है। जैसे कि ये उदाहरण आप देखिए, यहाँ पर ये जो घट है ये इस भूतल में भाषित हो रहा है,
या यूं कहें कि इस घट में घटत्व भासित हो रहा है। तो जो घटत्व है वो प्रकार है, क्योंकि घट में घटत्व धर्म भासित हो रहा है, इसलिए यह घट है, इस प्रकार का ज्ञान हो रहा है। या घट भूतल में भासित हो रहा है, तो भूतल धर्मी हुआ और उसमें भासित होने वाला घट धर्म है, तो वो प्रकार है। तो प्रकार और विशेष्य ये दो चीज होते हैं। जो धर्मी होता है उसको हम विशेष्य कहते हैं, जिसमें कोई चीज भासित हो रहा है वो विशेष्य है, वो धर्मी है, और जो भासित हो रहा है धर्म के रूप में वह प्रकार है। तो प्रकार और विशेष्य ये दो चीजें भासित होती हैं, और इन दोनों के बीच में एक संबंध होता है जिसे हम संबंध या संसर्ग भी कहते हैं। तो इस प्रकार से धर्म, धर्मी और धर्मी के मध्य जो संसर्ग है, ये तीनों ज्ञान में भासित होते हैं, विशेष रूप से सविकल्पक ज्ञान में ही, जो कि जिसका निरूपण हम आगे करेंगे। अभी तो संक्षेप में आपको ये चीज बताई जा रही है, प्रकार, विशेष और संसर्ग ये तीनों ज्ञान के विषय होते हैं। आप इन टर्मिनोलॉजी से परिचित हो सके ताकि आपको आगे विशेष निरूपण के प्रसंग में और सूक्ष्म विधि से इनका निरूपण आपको बताया जाएगा। तो जो धर्म होता है वह प्रकार होता है, जो धर्मी जिसमें भासित होता है वह विशेष्य होता है, और उन दोनों के बीच में जो संसर्ग होता है उसको संसर्ग या संबंध कहते हैं, वो भी विषय होता है। जैसे कि आपको यदि ध्यान स्मरण होगा तो एक ऋषि का चित्र हमने दिखाया था आधार आधेय भाव के निरूपण के प्रसंग में। ऋषि आसन पर बैठे थे, तो आसन धर्मी है, ऋषि धर्म है, और उन दोनों के बीच में जो संयोग है वह संसर्ग है। उसको देख करके इस प्रकार का ज्ञान हमें हुआ। तो प्रकार, विशेष और संसर्ग ये तीन विषय ज्ञान में भासित होते हैं। अब अयं घटा इस ज्ञान को हम उदाहरण के रूप में यदि लें तो अयं घटा इस प्रत्यक्ष ज्ञान में घटत्व और घट दोनों ही प्रकार है। अयम कोई सामने कोई वस्तु है उसको हम घटः इस प्रकार बोल रहे हैं। तो उस वस्तु में घटत्व और घट दोनों जो है भासित होते हैं। अयम घटा, ये जो सामने की वस्तु है वह घट है, तो घटत्व भी उसमें भासित हो रहा है प्रकार के रूप में, और घट भी उसमें प्रकार के रूप में भासित हो रहा है। तो दोनों ही प्रकार है, और घटत्व घट में प्रकार के रूप में भासित होता है और घट विशेष्य के रूप में भासित होता है। घटत्व और घट के बीच में तादात्म्य संबंध है। घटत्व धर्म घट में भासित हो रहा है इसलिए वह प्रकार है, घट भी तादात्म्य संबंध से इदम पदार्थ में भासित हो रहा है अतः वह भी प्रकार है। घट रूप धर्मी में घटत्व भासित हो रहा है अतः घट विशेष्य है। इदम पदार्थ में घट अभेद संबंध से भासित हो रहा है अतः इदम पदार्थ भी विशेष्य है। घटत्व और घट के बीच जो समवाय संबंध है तथा घट और इदम पदार्थ के मध्य अभेद संबंध है। तो इस प्रकार से प्रकार, विशेष और संसर्ग ये तीनों जो है ज्ञान में भासित होते हैं। अब प्रकारता, विशेष्यता और संसर्गता को हम समझेंगे। प्रकार में रहने वाले धर्म को प्रकारता कहते हैं, विशेष में रहने वाले धर्म को विशेष्यता और संसर्ग में रहने वाले धर्म को संसर्गता कहते हैं। अब अयम घटा ये जो ज्ञान है इसका इस प्रकार से निरूपण हम कर सकते हैं कि घटत्वनिष्ठ समवाय संबंध निष्ठ संसर्गता निरूपित प्रकारता निरूपित घटनिष्ठ जो विशेष्यता, और इसी घट में एक प्रकारता भी है जो कि इदम पदार्थ निष्ठ प्रकारता से निरूपित विशेष्यता है। और ये जो इदम पदार्थ है यह विशेष्य है, उसमें घट अभेद संसर्ग से प्रकार है। तो इस प्रकार की जो विषयताएं हैं इन विषयताओं का निरूपक ज्ञान है अयम घटः, यह ज्ञान। तो इस प्रकार से हम ज्ञान का निरूपण यहाँ पर संक्षेप में इस प्रकार से करते हैं। आगे की कक्षाओं में विशेष निरूपण ज्ञान का अवश्य किया जाएगा। इस द्वितीय सप्ताह में हम लोगों ने प्रथम दिन में
जिन विषयों पर चर्चा की वे विषय हैं। द्रव्यों के उद्देश्य का स्मरण किया, पृथ्वी का लक्षण, पृथ्वी के भेद और जल का लक्षण एवं जल के भेद पर चर्चा की थी। दूसरे दिन तेज का लक्षण एवं तेज के भेद पर चर्चा हुई, वायु के लक्षण पर चर्चा हुई, वायु के भेद पर चर्चा हुई एवं पृथ्वी के लक्षण की परीक्षा हम लोगों ने देखी। फिर तीसरे दिन हम लोगों ने आकाश, काल, दिशा और आत्मा इन द्रव्यों पर चर्चा की। चौथे दिन हम लोगों ने मन पर चर्चा की, जो कि अंतिम द्रव्य है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने इंद्रिय के लक्षण भी देखे, पदार्थों का साधर्म्य, द्रव्यों का साधर्म्य, इसके विषय पर भी हम लोगों ने चर्चा की। प्रतियोगिता, अनियोगिता, विषयता, विषयिता, प्रकारता, विशेष्यता, संसर्गता जैसे पारिभाषिक पदार्थों पर भी हमने इस सप्ताह चर्चा की। इन विषयों का स्मरण कराने का प्रयोजन बहुत स्पष्ट है। आपको जो भी इस सप्ताह के अंत में जो भी असाइनमेंट दिए जाएंगे वह इन विषयों से संबंधित ही असाइनमेंट दिए जाएंगे। विशेष गंभीर प्रश्न हम पारिभाषिक पदार्थों के विषय में या अन्य पदार्थों के विषय में, साधर्म्य वैधर्म्य के विषय में गंभीर प्रश्न नहीं करेंगे। प्रश्न आपके ग्रंथ पर ही आधारित होगा। नवद्रव्यों के जो लक्षण हैं, भेद हैं, उन पर ही आधारित प्रश्न, आपके ही स्तर का, सामान्य स्तर का ही प्रश्न असाइनमेंट में पूछा जाएगा। इसी के साथ आज का व्याख्यान सत्र यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।